नमस्कार। अब तक हम लोगों ने सॉल्यूशन में जितना भी डिस्कशन किया एक बार उसको रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर की जो शुरुआत हुई थी वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से हमने अपनी बात की शुरुआत किया था। हमने ये बात कहा था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। मैंने कहा हेट्रोजीनियस को किनारे कीजिए, होमोजीनियस में रहिए। होमोजीनियस में भी मैंने आपसे कहा था 9 टाइप्स ऑफ टोटल होमोजीनियस मिक्सचर पॉसिबल है। मैंने कहा उसमें से भी सिर्फ 3 टाइप्स पर बात करनी है, बाकी 6 को किनारे कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो पहले हेट्रोजीनियस को किनारे किया, होमोजीनियस में गए, होमोजीनियस में से भी 6 टाइप को किनारे कर दिया। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ये मैंने आपसे कहा। और उसमें भी मैंने आपको बताया कि हमें लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है, यानी मैंने आपको बताया जब कोई ऐसा सॉल्यूशन लें जिसमें सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएं या फिर गैस को लिक्विड में मिलाएं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। इस तरीके से हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके बाद भी अब हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, जो बाकी जो 2 सॉल्यूशन थे उसको भी किनारे कर देंगे। अब हमें सिर्फ एक ही कंडीशन के बारे में स्टडी करना है, ऐसे सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हमें जो स्टडी करनी है वो बात करनी है लिक्विड सॉल्यूशन की। हमने काफी हद तक बात भी किया और हमने इसमें 3 तरीके से बात किया। मैंने आपको कहा सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, बिल्कुल हमने स्टडी किया इस तरीके का। लिक्विड में लिक्विड को मिलाएंगे, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, हमने इसके बारे में भी स्टडी किया। मैंने आपको बताया हेनरीज लॉ को यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई करते हुए देखा था। इस लेवल पर हमने हेनरीज लॉ को अप्लाई होते हुए देखा था और यहाँ पर हमने राउल्स लॉ को अप्लाई होते हुए देखा था। लिक्विड को जब लिक्विड में मिलाया हमने तो यहाँ पर हमने राउल्स लॉ को अप्लाई होते हुए देखा था। अब हम कंडीशन को मॉडिफाई कर रहे हैं और इसमें यहाँ पर सॉलिड को लिक्विड में मिलाने की बात करेंगे और ध्यान देंगे कि आगे अब इस चैप्टर में सिर्फ हमें इसी के बारे में स्टडी करना है। आगे अब हम बाकी जो स्टडी का जो हमारा टारगेट था, ये जो दोनों फैक्टर थे ये अब हमारे साथ नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं चैप्टर में किस तरीके से हम डीपली एंटर कर रहे हैं, एक एक चीज को छोड़ते हुए काफी स्पेसिफिक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के बारे में बात करेंगे और उसके साथ एक और कंडीशन जोड़ेंगे। आप तमिलनाडु के पुराने जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस था या यूपी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में आप देखेंगे या बिहार बोर्ड के सिलेबस में मैं देखता था, तो पहले इस तरीके की किताबें जब पीडीएफ फाइल में आपको गूगल पे मिलती थी ना, तो उसमें इस चैप्टर का नाम डायलूट सॉल्यूशन कहा जाता था। पुराने जमाने का आपको पीडीएफ अगर मिल जाए गूगल में सर्च करने पर तो आप देखेंगे इसको डायलूट सॉल्यूशन कहते थे। और कहने का मकसद ये था कि इस तरीके की जो कंडीशन थी उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने की कंडीशन के बारे में डिस्कस करते थे। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है सॉलिड सॉल्यूट मिलाते थे, उसको लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते थे और उसके साथ कुछ कंडीशंस ऐड करते थे। क्या कंडीशन ऐड करते थे वो भी आपको पता होना चाहिए। कहते थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वो काफी कम मात्रा में मिलाया गया है, यानी जो नॉन वोलेटाइल नॉन डिसोसिएटिव, दोनों एक और चीज ऐड करते थे उसके साथ वैल्यू, नॉन डिसोसिएटिव, यानी वो डिसोशिएट भी नहीं होगा, आयनाइज भी नहीं होगा और वोलेटाइल नहीं होगा और जो बनने वाला सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। इस तरीके की बात कही जाती थी। तो जो हम अब आगे डिस्कस करने वाले इसी कंडीशन को फोकस करते हुए एक सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने वाली बात पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम कई तरीके की चीजों के बारे में स्टडी करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस होगा, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर क्या क्या चेंजेस होंगे और उसकी वजह से हम किन किन बातों पर फोकस करेंगे, इन सारी चीजों पर हमारा डिस्कशन होगा। अब देखेंगे सॉलिड जो वोलेटाइल नहीं हो सकता है जब किसी लिक्विड में मिलाया जाएगा तो वो लिक्विड के एनवायरनमेंट को चेंज करेगा, कितनी मात्रा में ये मिलाया जा रहा है उसी बेसिस पर ये लिक्विड के एनवायरनमेंट पर फर्क डालेगा। कम डालेंगे कम फर्क पड़ेगा, ज्यादा डाल देंगे ज्यादा लिक्विड के एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ेगा। और इसकी वजह से हम कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। किताबों में पहले रटना पड़ता था, मैं खुद इस चीज को रटता था, लेकिन मैंने जब इसको केमिस्ट्री की किताब लिखा और उससे पहले ही मैंने सोचना शुरू कर दिया तो मुझे लगा सब कुछ पार्टिकल्स के लेवल पर बात की जाती है, सब कुछ मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बात किया जाता है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते किसे हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जब कभी भी हम किसी सॉल्यूट के पार्टिकल्स को, सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तो बनने वाले सोल्यूशन में जो पहले से जो सॉल्वेंट था, जो वोलेटाइल था, उसका नेचर अब चेंज होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे ना? जो लिक्विड था अब उसमें जब नॉन वोलेटाइल चीजें मिलेंगी तो अब वहां का एनवायरनमेंट बदलेगा। और क्या बदलेगा उस चीज को स्टडी करते हुए हमें 4 चीजों के बारे में बात करनी होती है। जैसे हम बात करते हैं रिडक्शन इन वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, उसी बात को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके कारण जो बनने वाला लिक्विड होगा, जो प्योर सॉल्वेंट था उसके कंपैरिजन में जो बनने वाला
लिक्विड सोल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे जो बनने वाला लिक्विड सोल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे जो बनने वाला लिक्विड सोल्यूशन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आ जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कई बार इन सारी चीज़ों का चर्चा होगा, तो अगर कुछ चीज़ें कम समझ में आई होंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हम आगे कई बार इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। तो अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो इस बात को लेकर के करने वाले हैं कि किसी लिक्विड सोल्यूशन को बनाते समय आपने सॉलिड को मिक्स किया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर में क्या क्या चेंजेस होंगे उनके बारे में अब हम बात करेंगे। इसके लिए एक इमेज की मदद लेंगे। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें, जब प्योर सॉल्वेंट था तो मैंने आपको बताया था ना, सारे के सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के उड़ने की टेंडेंसी रखेंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हैं, सॉल्वेंट के सारे पार्टिकल्स इवापोरेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन अगर इसी के भीतर सॉल्यूट भी ऐड कर दिया जाए और वो सॉल्यूट जो उड़ ना सके, जो वोलेटाइल ना हो, तो उसके कारण क्या होगा, लिक्विड के सरफेस पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स जगह ले लेंगे जिनको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, जिनके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ जूम करके जो दिखाया गया है आप यहाँ पर देखें, जो आप ब्लैक ब्लैक डॉट्स के रूप में देख रहे हैं, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो वोलेटाइल नेचर के नहीं है। इसके कारण होगा क्या, इसके कारण होगा ये कि लिक्विड के सरफेस पर अब वोलेटाइल होने वाले, जो इवापोरेट होने वाले पार्टिकल्स होंगे, उनके नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल इवापोरेट कर सकता था, जब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड कर दिया गया तो जो लिक्विड के सरफेस पर, जो सोल्यूशन के सरफेस पर जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। इस चीज को कैसे हम याद कर सकते हैं डिजिटल लेवल पर, उस चीज को हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं 2 इमेजेस की मदद से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले एनवायरनमेंट क्या था, बाद में एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए, इन सारी चीजों पर आगे हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लें हुआ क्या यहाँ पर और कैसे हमने कंडीशन बनाना शुरू किया। पहले आप कल्पना करें कि आपने प्योर वाटर किसी बीकर में लिया है और उसके ऊपर एक बेल जार रख दिया है, आपने उसको कवर कर दिया है, बेल जार के भीतर पानी लेकर उसको कवर कर दिया है और वेपर ऑफ वाटर अबव द लिक्विड सरफेस वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, जो इवापोरेट होने वाला जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, चूंकि ऊपर आपने बेल जार के ऊपर आपने कवर कर दिया है किसी प्लेट से, तो वो इवापोरेट होगा, वापस लौट करके अपने ही लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर जनरेट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं ना। ये क्या हुआ, आपने इस तरीके के बीकर बेलजार के ऊपर आपने एक प्लेट लगा दिया, ठीक बात है, आपने प्लेट लगा दिया। इसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पर ये लिक्विड है, लिक्विड यहाँ से वोलेटाइल हुआ, वोलेटाइल होकर के ऊपर जा करके इसके पास अब जगह नहीं मिल रहा है, तो ये यहीं से टकरा करके वापस आने की कोशिश करेगा, वापस आएगा, ये वापस आकर के अपने ही लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर जनरेट करेगा। जो प्रेशर जनरेट करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आप इस बारे में बचपन से जानते आए हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक बात आपकी जो बचपन से जानकारी में है उसी चीज को मैंने रिकॉल कराया। और यहां पर हम देखेंगे कि कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जैसे यूरिया को अगर हम ऐड करते हैं तो वहां के जो सोल्यूशन के एनवायरनमेंट होगा उसमें चेंजेस आने को हमें देखने को मिल जाएगा। तो क्या होता है ओवरऑल उस चीज को देखने के लिए हम कुछ कल्पना कर सकते हैं। और यहां पर देखेंगे कि जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन में जब आपने यूरिया मिला दिया तो हुआ क्या, ओवरऑल मिक्स होगा, वो मिक्स होगा तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उस पर भी वो जगह लेगा। जैसे आप पिछले लेक्चर को आप देखेंगे तो उसमें मैंने क्या कहा था, दोनों कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स जाकर के लिक्विड के सरफेस पर जगह लेंगे। यहां पर भी वही बात होगा, यूरिया के पार्टिकल्स भी लिक्विड के सरफेस पर जाकर के जगह लेंगे और उसके कारण क्या होगा, अब यूरिया वोलेटाइल नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल होगा, किसका, पानी का। इसका मतलब ये दूसरा कंपोनेंट अपना वेपर बनाएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही कंपोनेंट वेपर बनाएगा। इसलिए जब आप प्योर वाटर ले रहे थे तो उस समय वेपर ज्यादा बन रहा था, अब की बार वेपर कम बनेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जैसे जैसे आप यूरिया की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्योर वाटर के कंपैरिजन में इस बने हुए सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम होने लगेगा। मेरी बात समझ रहे ना, जैसे जैसे आप यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे इस बनने वाले सॉल्यूशन में वेपर फेज में जाने वाले पार्टिकल्स कम होते जाएंगे और वेपर प्रेशर में रिडक्शन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन जैसे जैसे कंसंट्रेट होगा लिक्विड के सरफेस पर यूरिया के पार्टिकल्स भी जगह लेना ज़्यादा शुरू कर देंगे और इसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स को कम जगह मिलेगा, कम पार्टिकल्स वोलेटाइल हो पाएंगे। देखते हैं क्या स्टेटमेंट वाइज हम इसको कह पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होगा अब यही सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलेटाइल हो पाएगा और इसी के मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर
सॉल्वेंट का होगा वही जो है सिर्फ यहाँ पर कंपोनेंट करेगा, वही सिर्फ इसको इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और चूंकि सोल्यूशन बनाते समय इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर में कमी आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं हो पाएगा। इस चीज को जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो लैंग्वेज आपको साइंस की लैंग्वेज में बोला, उस चीज को अब हम एक इमेज के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। और जो वेपर प्रेशर में रिडक्शन हुआ है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन को बनाते समय, वेपर प्रेशर में जो रिडक्शन हुआ है उसको हम किस तरीके से समझ पाएंगे, इसके लिए एक इमेज की मदद लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी बुक का ये इमेज है। कल्पना करिए एक प्योर वाटर हमने लिया, प्योर वाटर लिया है जिसमें हमने 5 लीटर उसका वॉल्यूम लिया है। कितना? 5 लीटर उसका वॉल्यूम लिया है। सारी चीजें मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आगे आपको इसमें दिक्कत ना हो। हमने वॉल्यूम कितना ले लिया? 5 लीटर ले लिया। अब इस 5 लीटर में आपको मैंने बताया 5 लीटर, जब कभी भी आप किसी भी अमाउंट को लेते हैं तो उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। कल्पना करिए इस 5 लीटर में 5000 पार्टिकल्स हैं, 5000 वाटर के पार्टिकल या मॉलिक्यूल हैं। इस 5000 में से 1000 लिक्विड के इस जो सरफेस है उस पर जाकर के जगह लिए हुए हैं। कितना? 1000 पार्टिकल्स, 5000 में से 1000 पार्टिकल्स इसके सरफेस पर जाकर के जगह लिए हुए हैं। ये आप कल्पना करें। और मैं आपको पहले भी बता रखा हूं कि ये प्योर कंपोनेंट अभी है, तो इसमें से कल्पना करिए इस 1000 में से 160 पार्टिकल ऐसे हों जो यहाँ पर वोलेटाइल होने की टेंडेंसी रखते हों। अब इस चीज को हम यहाँ पर जूम करके समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? 5 लीटर में 5000 मॉलिक्यूल हैं। 5 लीटर हमने लिया जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5000 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें से 1000 जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के सरफेस पर जगह लिए हुए हैं। लिक्विड के सरफेस पर कितने पार्टिकल्स जगह लिए हुए हैं? 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एक जैसी बात है। 1000 मॉलिक्यूल्स वाटर के जगह लिए हुए लिक्विड के सरफेस पर, उसमें से 160 मॉलिक्यूल्स अब इवापोरेट होने की टेंडेंसी रखेंगे, जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे, सिर्फ वही इवापोरेट हो पाएंगे। इसीलिए 1000 में से 160 पार्टिकल्स ही वेपर फेज में जा पाएंगे। अब इसके बाद की कहानी हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे जब इसमें हम यूरिया ऐड करेंगे या शुगर ऐड करेंगे। कल्पना करिए, यहां पर देखने की कोशिश करिए। क्या मैंने आपसे कहा? यहां पर 5 लीटर था, 5 लीटर आपने लिया। 5 लीटर क्या था? 5 लीटर आपका वाटर था। 5 लीटर क्या था? वाटर था। 5 लीटर वाटर लिया जिसमें 5000 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? 5000 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के हैं। 5 लीटर आपने जो लिया है उसके आधार पर आपने यही देखा। इसके बाद आपको मैंने क्या बताया? इसके बाद मैंने यह आपको बताया कि इसमें आपने 500 ग्राम, एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए, 500 मॉलिक्यूल, 5 लीटर में वाटर में 5000 मॉलिक्यूल्स तो वाटर का था ही। इसके बाद मैंने आपको बताया 500 ग्राम आपको यूरिया या शुगर मैंने इसमें ऐड करा दिया। चलिए हम इसमें यूरिया ही लेते हैं या शुगर मान लेते हैं। 500 यूरिया के अगर मॉलिक्यूल्स हमने लिए, वेट अगर हमने लिया 500 ग्राम का, तो इसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। और कल्पना करिए कि इसके 1000 पार्टिकल्स इसके भीतर ऐड हुए हैं। ठीक है, इसके 1000 पार्टिकल्स टोटल हैं। मैंने आपको यह भी बताया, जल्दी जल्दी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि 5000 में से 1000 पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पर जाकर के जगह ले रहे थे। पहले 1000 पार्टिकल्स जगह ले रहा था। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अब क्या हुआ, चूंकि ये सोल्यूशन मिक्स करके बनाया गया, इन दोनों का मिक्सचर लिया गया है, तो अब आप कल्पना ये करें कि इसमें से 5 लीटर का जो 5000 था, अब इसकी संख्या घट करके 1000 मॉलिक्यूल्स ना लिक्विड के सरफेस पर जाकर के 750 ही पार्टिकल्स जगह ले पाएंगे, क्योंकि ये जो यूरिया ऐड किया गया है या शुगर जो ऐड किया गया, उसके 1000 पार्टिकल में से या 1000 मॉलिक्यूल में से 250 मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर चले गए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको पिछले लेक्चर को आपको देखना होगा। मैंने आपसे कहा कि लिक्विड के सरफेस पर कुछ लिमिटेड पार्टिकल्स ही रह सकते हैं। पहले कितना था? जब प्योर वाटर था तब भी 1000 पार्टिकल्स ही जगह ले सकते थे, क्योंकि जो बीकर का एक्सपोज सरफेस होता है वहीं से इवापोरेशन होता है। जो सरफेस फेनोमेनन होती है वेपर प्रेशर, तो सरफेस एरिया उतना ही है, तो भले ही उसमें वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन सरफेस एरिया उतना ही रहा। इसलिए जो यूरिया या शुगर का पार्टिकल ऐड करने के कारण बदले इन्वायरमेंट में 1000 पार्टिकल जो रहेंगे उसमें से 750 अब वाटर का रहेगा, 250 शुगर या यूरिया का पार्टिकल रहेगा। पार्टिकल्स के नंबर अब सरफेस पर कम हो जाएंगे। देखिए ना, भले टोटल वॉल्यूम बढ़ा, आप यहां देखिए टोटल वॉल्यूम भले ही बढ़ा, लेकिन सरफेस पर अभी भी टोटल सरफेस पर केवल 1000 पार्टिकल्स रह सकते हैं, जिसमें 750 और 250 के एनवायरनमेंट को नया यहां पर आप बनते हुए देख रहे हैं। अब आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये जो 250 जो पार्टिकल्स हैं यूरिया या शुगर के, ये वोलेटाइल नहीं होंगे। इसके कारण क्या हुआ? अब सिर्फ और सिर्फ 750 जो पार्टिकल्स हैं यही वोलेटाइल हो पाएंगे। 750 जो यूरिया के पार्टिकल होंगे, सॉरी वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वही वोलेटाइल होंगे। मैंने
आपसे कहा था जब 1000 पार्टिकल्स जब वाटर के सरफेस पर अवेलेबल थे तो कितना वोलेटाइल हो रहे थे, 160 पार्टिकल, 160 मॉलिक्यूल वाटर के वोलेटाइल हो रहे थे। अब जब नंबर घट गया 750 ही हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स घट करके 750 हो गए, तो अब कितने वोलेटाइल हो पाएंगे, 120 मॉलिक्यूल से सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल हो पाएंगे। आप एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस देख पा रहे हैं। पहले वेपर प्रेशर कितने पार्टिकल्स की, कितने मॉलिक्यूल्स की मदद से लगाया जा रहा था, 160 पार्टिकल्स के द्वारा, 160 मॉलिक्यूल्स के द्वारा। अब वो घट करके 120 मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही सिर्फ वेपर प्रेशर जनरेट किया जाएगा। जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर में रिडक्शन हो गया है। और एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप यूरिया या शुगर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे, यूरिया या शुगर की अमाउंट आप बढ़ाते जाएंगे, सरफेस पर उसके पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सरफेस पर उसके मॉलिक्यूल ज्यादा एक्वायर करने लगेंगे जगह। इस तरीके से केवल और केवल वाटर के पार्टिकल्स सिर्फ इवापोरेट हो पाएंगे जिनके नंबर्स घट रहे हैं, इसलिए वेपर प्रेशर घटना शुरू कर देगा। बात समझ पा रहे हैं? इस चीज को मैं अगले स्लाइड पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और इस चीज को आप समझें, मेरी किताब से ये सारी चीजें ली गई हैं। और अब आप राउल्ट्स लॉ को यहाँ पर मॉडिफाई करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट ऐड किया है उसने क्या किया, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को चेंज किया। और यहाँ पर सॉल्यूट जो कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 2 है, वो तो बिल्कुल भी वोलेटाइल नहीं है, इसलिए पार्शियल प्रेशर जो जनरेट होगा वो कंपोनेंट 2 के कारण जनरेट होने वाला प्रेशर 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 जो वाटर का कंपोनेंट होगा वही सिर्फ वोलेटाइल होगा, वही सिर्फ वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। इस तरीके से P2 की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड कंपोनेंट 2 जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ये किसी भी तरीके का वेपर प्रेशर यहां पर जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, P टोटल जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, P1 प्लस P2, यही तो बात मैंने आपको बताया था। ये बात जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल थे तो यही वैल्यू हमने पढ़ा था, P1 प्लस P2। लेकिन यहां पर क्या होगा, P2 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है, P टोटल जो बनेगा वो P टोटल किसकी वजह से बनेगा, P1 की वजह से बनेगा, इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट Chi1 कह सकते हैं। इसका मतलब ये है सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है उस सॉल्यूशन पे, इस आधार पर आपका तय होगा टोटल प्रेशर कितना होगा। टोटल जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो इसकी वजह से जनरेट होगा। अगर आप इसका फ्रैक्शन कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट का जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अगर उसका फ्रैक्शन कम होगा। इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन सीखना सिखाया था। मोल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन क्या होता है इस बारे में मैंने आपको पहले इसीलिए इतना ज्यादा फोकस करके समझाने की कोशिश किया था। ओवरऑल जो बुक की लैंग्वेज में आपको फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1। आप समझ सकते हैं, और ये लीनियरली वेरी करेगा। जो रिलेशन है जो मैंने आपको बताया ना कि जो प्रेशर है P टोटल है वो Chi1 पर डिपेंड करेगा। Chi1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टोटल वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी वोलेटाइल जो फ्रैक्शन है अगर वो बढ़ता गया तो प्रेशर आपको ज्यादा मिलता जाएगा। ये चीज आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आपने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बढ़ाना शुरू कर दिया वैसे वैसे टोटल जो सोल्यूशन होगा उसकी वैल्यू, सोल्यूशन की टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती हुई आपको मिलने लगेगी। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन सॉल्यूट मिलाया गया है, किसी दिए गए टेंपरेचर पर जो भी उसका वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का होगा। और इसकी वैल्यू कैसे हम पता लगाएंगे, इसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज को मैंने फार्मूले के रूप में बताया था। ये जो इसकी वैल्यू जो लिखी गई है वो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, P1 नॉट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू जो Chi1 की वैल्यू मैंने आपको बोला था इज इक्वल टू P टोटल की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हमें इस बारे में समझने का यहाँ पर मौका मिला है। आगे हम इसमें इस तरीके के लेवल पर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका पाएंगे और इसको कैसे हमें अप्लाई करना है उन सारी चीजों के बारे में हमें देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स हमने मिलाया है उसमें पार्टिकल्स की बात किया है। जब कभी भी हम ऐड कर रहे थे तो मैंने बार बार आपको बोला ना, चाहे आप इतनी अमाउंट आप यूरिया की मिला दो, समझ रहे ना, मैंने क्या कहा, आपने जो अमाउंट मिलाया था मैंने कहा कि अगर आप अमाउंट मिला रहे हैं, और इस चीज को मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, अमाउंट के बाद आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करिए और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आप पार्टिकल्स के लेवल पर सोचने की कोशिश करिए। ये बात मैं आपको शुरू से ही समझाता रहा हूं। अब बात समझिए, यहां पर मैंने पहले से ही आपको समझाने की कोशिश किया है कि जब कभी भी आपको कोई अमाउंट दिया गया, कोई भी अमाउंट हो, अगर मान लीजिए हमको कोई भी अमाउंट मिलता है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट को उसको मोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए। किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट करते ही वो पार्टिकल्स के बारे में आइडिया देने लगते हैं। और इस बात को ध्यान से समझना है। मैंने बार बार अभी आपको बोला था ना, चाहे आप यूरिया मिलाओ चाहे आप शुगर मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0.5
अगर मोल आपने यूरिया का लिया, बात समझ रहे हैं, 0.5 मोल आप यूरिया का लीजिए चाहे 0.5 मोल आप शुगर का लीजिए, दोनों का कंडीशन एक ही जैसा होगा। 0.5 मोल यूरिया का लीजिए चाहे 0.5 मोल शुगर का लीजिए, दोनों ही एक जैसे चेंजेस लाएंगे क्योंकि दोनों में पार्टिकल्स के नंबर बराबर होंगे। इस बारे में आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पर दोनों के पार्टिकल्स के नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि मोल्स, आप जानते हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट इसीलिए सिखाया जाता है एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को, बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचने की जरूरत होती है। और यही वजह था मैंने आपसे कहा कि अगर बराबर मोल है, बराबर पार्टिकल है, बराबर पार्टिकल है तो चाहे शुगर हो चाहे ग्लूकोज हो, बात समझिएगा, अगर दोनों के बराबर मोल ले रहे हैं तो दोनों में पार्टिकल के नंबर बराबर होंगे और जो मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे वो दोनों की वजह से बराबर ही होंगे। मेरी बात समझिएगा, चाहे उतना आप ग्लूकोज लें चाहे उतना आप यूरिया मिलाएं, जो मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट जो वहां पर चेंज होगा सोल्यूशन बनने पर, वो दोनों के द्वारा बराबर बनेगा क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। बात समझिएगा, जो अभी हम देख रहे हैं ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आगे चल करके हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर का जब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें हम सीधे तौर पर यही कहेंगे कि वो जो भी वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं वो पार्टिकल्स के नंबर की वजह से आ रहे हैं। इसीलिए हमें इस कंडीशन में केवल और केवल पार्टिकल्स के नंबर पर फोकस करना है। और पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए इसका 500 पार्टिकल्स अगर आप ऐड कर रहे हैं, अगर 500 पार्टिकल्स शुगर का ऐड करेंगे तो दोनों ही उड़ नहीं सकते हैं, दोनों ही उड़ेंगे नहीं, तो जितना ये वेपर प्रेशर में कमी लाएगा उतना ही शुगर का पार्टिकल भी वेपर प्रेशर में कमी लाएगा। इसलिए कहा जाता है ये जो वैल्यूज हैं ये पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करेंगे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। क्योंकि वोलेटाइल दोनों ही नहीं हैं, दोनों ही बराबर नंबर में अगर ऐड होंगे तो बराबर ही वैल्यूज वेपर प्रेशर की घटाएंगे। इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है और यहां पर जानना जरूरी है। क्या हमने कहा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर में कमी आती है वो मिलाए गए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी या मोल्स पर डिपेंड करती है। जो सोल्यूशन में मिलाया गया क्वांटिटी होगा उसके मोल्स पर डिपेंड करेगी, ये कभी भी नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करेगी। आपने कितनी क्वांटिटी मिलाई है, कितने मोल्स मिलाए हैं, उसके आधार पर पार्टिकल्स तय होगा, पार्टिकल्स के नंबर पर ही डिपेंड करेगा। ये कभी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा कि यूरिया अलग तरीके का है, ग्लूकोज अलग तरीके का, कोई मतलब नहीं। आपको ये देखना है दोनों वोलेटाइल नहीं है और दोनों ही सॉल्यूशन में मिक्स हो रहे हैं, दोनों के अगर पार्टिकल्स के नंबर बराबर हैं तो बराबर ही वेपर प्रेशर में कमी लाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो भी वाटर के कंडीशन में आपने वेपर प्रेशर में होने वाली कमी देखेंगे, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, वो अगर 1 मोल आप ग्लूकोज का ऐड किए हैं किसी पानी में 1 kg ऑफ वाटर में, तो लगभग उतना ही कमी लाएगा जितना आप 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म ऐड करें या 1 मोल ऑफ यूरिया ऐड करें उसी क्वांटिटी ऑफ वाटर में उसी टेम्परेचर पर। तो लगभग सिमिलर वैल्यूज में जो वेपर प्रेशर में जो रिडक्शन आएगा दोनों या तीनों ही कंडीशन में, आप इवन आप देखिए ग्लूकोज आप मिलाएं चाहे क्लोरोफॉर्म मिलाएं चाहे यूरिया मिला दें, वेपर प्रेशर कमी उसी लेवल की आएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया किस तरीके से वेपर प्रेशर में कमी आएगी जब हम कोई सॉलिड कंपोनेंट मिलाते हैं तो। और ध्यान में रखना है, अब हम इसी लेवल पर इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशन में भी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन की बात करेंगे जिसमें हम सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करेंगे और उसके कारण वेपर प्रेशर में क्या कमी आएगी उसके बारे में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की और उसके बाद पूरी के पूरी हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इस पूरे टॉपिक में जो हमारा डिस्कशन का अगला टॉपिक होने वाला है, सॉलिड को लिक्विड में घोल करके होने वाला है। बाकी सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बाहर कर दी जाएंगी, सिर्फ एक ही कंडीशन के बारे में बात करना होगा।